हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर आपका भविष्य में यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम है तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। जैसा कि मैंने थंबनेल पर लिखा है, जीके के नाम पर कचरा मत पढ़िए, ऐसा सिलेबस पढ़िए, ऐसा पैटर्न पढ़िए जो आपको नंबर दिलाए, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करे। दोस्तों 75+ नंबर दिलाने वाली क्लास होगी, इसको आप नोट करके रखिएगा। सारे सवाल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। बस अब दोस्तों जितने दिन बाकी रह गए हैं आपके एग्जाम को, सारी क्लासेस आपको वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखनी है। हर एक क्लास से आपको 8 से 10 सवाल आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। दोस्तों आपको बता दें, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब की गई थी। बहुत ही अच्छा सवाल है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा गया है। 1901 में की गई थी, 1900 में की गई थी, 1902 में की गई थी, 1903 में की गई थी। दोस्तों आपको याद होगा भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई थी, तो नोट करके रखिएगा। ये दोस्तों हुई थी वर्ष 1900 में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप नोट करके रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कालीबंगा स्थान निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। गुजरात में है, राजस्थान में है, बिहार में है, कर्नाटक में है। दोस्तों आपको बता दें कालीबंगा ये दोस्तों कहां पर अवस्थित है, ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है। कहां पर, राजस्थान में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम दोस्तों आपसे पूछ लें, दोस्तों गुजरात में क्या है, लोथल। दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था, लोथल। और ये वर्तमान समय में कहां पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। दोस्तों आपको याद होगा रोपण में दोस्तों क्या था, कुत्ते को दोस्तों मनुष्य को और मनुष्य और कुत्ते को दोस्तों दफनाने के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, ये दोस्तों रोपण से प्राप्त होते हैं। ये भी सवाल आपको याद रखना है। अगर आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाए हरियाणा यहां से दोस्तों आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों आपको याद होगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर स्थित है। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय ये राखीगढ़ी हिसार में हरियाणा में बनाया जा रहा है। इसको भी आप याद रखें, परीक्षा में आएगा सवाल, इसको आप नोट करके रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपको बता दें, अगला सवाल हमसे पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। 1960 से 1963 के बीच में, 1964 में, 1965, 1964 से 1966, 1965 से 1968। दोस्तों आपको बता दें भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो नोट करके रखिएगा ये 1965 से 1968 के बीच में हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों हरित क्रांति की बात आई तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहते हैं, तो एम एस स्वामीनाथन। कौन है, एम एस स्वामीनाथन को दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विश्व के सापेक्ष में, अगर विश्व में दोस्तों हरित क्रांति का जनक कौन है, तो नोट करके रखिएगा विश्व में जो हरित क्रांति की जनक है नॉर्मन बोरलाग दोस्तों ये विश्व में हरित क्रांति की जनक है। इनको भी आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों आपको बताना है ऑपरेशन फ्लड इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से कहां पर जाना जाता है, भारत में, बांग्लादेश में, चीन में, अफगानिस्तान में। दोस्तों आपको बता दें ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से कहां पर जानते हैं, तो नोट करके रखिएगा ये दोस्तों जानते हैं आपका बांग्लादेश में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों ऑप्शन को लेकर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ब्रह्मपुत्र नदी ये दोस्तों कहां से निकलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसका उद्गम स्थान कितना है, उद्गम स्थान ब्रह्मपुत्र नदी इसका उद्गम स्थान कौन सा है, चेमायुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी की दोस्तों कुल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। कितनी है, 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है। और अगर आपसे क्वेश्चन और कठिन करेगा तो आपसे पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मतलब इसकी भारत में कुल लंबाई कितनी है, 900 किलोमीटर। कितनी है, 900 किलोमीटर। ये फैक्ट है, इनको आप नोट करते चलें। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है महत्वपूर्ण नदियां, तो दोस्तों आपकी परीक्षा में नदियों से एक सवाल पक्का आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों, ब्रह्मपुत्र कहां पर कहते हैं, ये दोस्तों भारत में ही कहा जाता है। और दोस्तों चीन में क्या कहते हैं, सांगपो।
आपको दोस्तों चीन दे सकता है और तिब्बत भी दे सकता है, यानी कि तिब्बत में और चीन में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप याद करके रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? 1940, 1941, 1942, 1943। दोस्तों आपको बता दें आजाद हिंद फौज इसका गठन कब किया गया, तो दोस्तों नोट करके रखिएगा, ये 1942 ईस्वी में किया था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आपके सिलेबस में देखा रखा है आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारत सरकार अधिनियम 1935, ये सब आपके सिलेबस के सवाल हैं। दोस्तों आजाद हिंद फौज इसका गठन किसने किया था? बहुत ही दोस्तों कंफ्यूजिंग भरा सवाल है, बहुत बच्चे इसका आंसर तुरंत गलत कर देते हैं। दोस्तों याद करके रखिएगा, जो आजाद हिंद फौज है इसका गठन किया था रास बिहारी घोष ने। कौन थे? रास बिहारी घोष, रास बिहारी बोस। कौन है? रास बिहारी बोस। इन्होंने किया था आजाद हिंद फौज का गठन। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि उस समय ये बहुत काफी वृद्ध हो चुके थे, और दोस्तों इन्होंने 1943 में, कब? 1943 में जो इसकी कमांड थी, किसकी? आजाद हिंद फौज की, इसकी कमांड नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि आजाद हिंद फौज के संचालक कौन थे, तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इसका गठन किसने किया था, इसके संस्थापक कौन थे, रियल फाउंडर कौन थे इसके? तो रास बिहारी बोस। इसको आप ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में आपको सवाल देखने को मिलेगा। और 1942 में दोस्तों और क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और दोस्तों इसमें एक नारा दिया गया था, कौन सा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे आपको, जल्दी से बताना है दोस्तों। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक नारा, बहुत ही फेमस नारा है, उसका नाम आपको बताना है। शायद आगे अभी क्वेश्चन भी आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि करो या मरो का नारा किसने दिया? ये देखिए दोस्तों, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। कब हुआ था? उन्हें 7 अगस्त 1942, 7 अगस्त 1942 इसको दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे, और इसी में करो या मरो का नारा दिया गया था। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन है, इनको भी हम देख लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्वदेशी आंदोलन, ये कब का है? 1905 का है। और किसके समय का है? ये करजन के समय का है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्वदेशी आंदोलन कब का है? 1905 का है। और दोस्तों 1905 में और क्या हुआ था? बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? ये करजन के समय हुआ था। अब दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन ये दोस्तों कहाँ से प्रारंभ हुआ था? टाउन हॉल कोलकाता से प्रारंभ हुआ था। और एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब का है? 1930 का है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और बेलगांव अधिवेशन कब का है? 1924 का है बेलगांव अधिवेशन है। और बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। तो एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, तो दोस्तों आपको नाम याद रखना है 1924। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और अगर आपका यूपी SSC पैट का एग्जाम है तो एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। आज के बाद 100% आपको 50 से 60 नंबर आपको बिल्कुल ठीक होने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार अधिनियम 1935 आपके सिलेबस का सवाल, इसके द्वारा दोस्तों क्या पेश किया गया था? प्रांतीय स्वायत्तता को पेश किया गया था, या आत्मा स्वायत्तता को, केंद्र शासित प्रदेश को, या द्विशासन को? दोस्तों आपको बता दें इसके द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता को पेश किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और बताता हूं यहीं से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश, अगर हम दोस्तों बात करें केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 वर्तमान में राज्य हैं। और दोस्तों आपको याद रखना है ओमान। ओमान की राजधानी कौन सी है? ओमान की राजधानी है मस्कट। और लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? लक्षद्वीप इसकी राजधानी दोस्तों कौन सी है? तो आप नोट करके रखिएगा, इसकी राजधानी है दोस्तों आपका कवरत्ती। ये दोनों सवाल आपको याद रखने हैं, परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है आपके यूपी SSC पैट में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? अति महत्वपूर्ण सवाल है, इस स्लाइड से आपको सवाल देखने को मिलेगा आपकी परीक्षा में। 42वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। ये सारे संविधान संशोधन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम चारों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था इससे संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? ये 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये दोस्तों कब का है? 1992 का तो अधिनियम है।
ये दोस्तों कब का अधिनियम है? 1992 का। लेकिन लागू कब से हुआ था? 1993 से लागू हुआ था। और किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो बच्चे को पता है, 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। अगर हम बात करें 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, ये दोस्तों ये किससे संबंधित है? नगरीय निकाय। नगरीय निकाय, ये दोस्तों नगरीय निकाय से संबंधित है 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब दोस्तों बात करें 42वां संविधान संशोधन, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। आपको याद रखना है ये कब का है? 1976 का है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है और हमारे संविधान के अंदर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया जाता है। कितने मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया जाता है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ। और एक सवाल यहां से और बनता है कि हमारे संविधान में, हमारे प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था? दोस्तों आपको बता दें, प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है? ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के टाइम हुआ था। और 3 शब्द जोड़ दिए गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और दोस्तों आपको बता दें, शिक्षा है, वन है, वन्य जीव है, मापतौल है, इन सभी को समवर्ती सूची में डाला गया था ये 42वें संविधान संशोधन के तहत। और दोस्तों आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल तो आपको पता ही होगा, आर्टिकल 51A। ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण फैक्ट। अब दोस्तों ये 86वां संविधान संशोधन है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी सुन लीजिएगा। ये दोस्तों कब का? ये वर्ष 2002 का है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 11वां मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिए गए। फिर दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया हमारे संविधान में। और इसके द्वारा दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान लागू किया गया। और दोस्तों आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 21A। इसको भी आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूं आपको पूरा स्लाइड समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत किस देश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान। दोस्तों आपको बता दें, भारत और उसके पड़ोसी देश, इनको तो आपको पढ़कर जाना है, परीक्षा में सवाल बनेगा ही बनेगा। दोस्तों भारत किस देश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है? ये दोस्तों बांग्लादेश के साथ। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों आई थिंक 4046 करके कुछ है, इसको आप अपने आप एक बार रीचेक कर लेंगे। इतनी सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दोस्तों सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है भारत देश। इसको भी आप नोट करके रखें, अच्छा क्वेश्चन है। अब दोस्तों आपको याद होगा, यहां से दोस्तों पिछली बार एक सवाल पूछा गया था कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा? ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया, तो नोट करके रखिएगा। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। कौन सा है? बेसबॉल। ये दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। लेकिन ये वॉलीबॉल कहाँ का है? अगर आज पूछ ले वॉलीबॉल, दोस्तों वॉलीबॉल ये कहाँ का? ये दोस्तों नेपाल में खेला जाता है। कहाँ में? नेपाल में खेला जाता है। इसको भी आप याद रखें। और ये कबड्डी, दोस्तों कबड्डी कहाँ का है? बांग्लादेश का। कबड्डी, ये कबड्डी राष्ट्रीय खेल कहाँ का? ये दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, इसको आप याद रखें। और दोस्तों पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन, जो कि चीन की भाषा है। मंदारिन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, मंदारिन भाषा दोस्तों किस देश से संबंधित है? चीन से संबंधित है। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस भाग में उल्लिखित है? यानी कि दोस्तों आपसे डीपीएसपी का सवाल पूछा गया है और डीपीएसपी आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनका उल्लेख कौन से भाग में है? तो मैंने आपको कल भी बताया था, जो दोस्तों पहले वाली क्लास थी उसमें आपको बताया था, ये भाग नंबर 4 में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ये दोस्तों आयरलैंड से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा इनका आर्टिकल कौन सा है? तो आपको याद होगा 36 से 51 के बीच में दोस्तों इनका आर्टिकल है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के। अगर हम बात करें एकल नागरिकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सिटीजनशिप, ये दोस्तों कहाँ से, कौन से भाग में? भाग नंबर 2, एकल नागरिकता। एकल, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नागरिकता। एकल नागरिकता का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग नंबर 2।
और इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों आपको बता दें एकल नागरिकता 5 से 11 के अंतर्गत आती है। इसके आर्टिकल भी आप याद रखेंगे, आ सकते हैं। अगर हम बात करें भाग 5 की, ये दोस्तों आपको बता दें हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग है। इसके अंदर संघ सरकार आती है, आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, और दोस्तों आपका ये सुप्रीम कोर्ट, भारत के महान्यायवादी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सबके सब ये भाग नंबर 5 के अंतर्गत आते हैं। इनको भी आप नोट करके रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ह्वेनसांग किसके समय में, किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन या कुलोत्तुंग? दोस्तों आपको बता दें जो ह्वेनसांग है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? वो दोस्तों ये अशोक के समय में आया था। किसके, माफ कीजिएगा, हर्षवर्धन के समय आया था। किसके? हर्षवर्धन के समय में भारत आया था ह्वेनसांग। ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है यहां से मैं आपको और बताता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, ये इब्न बतूता ये किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था? ये इब्न बतूता आया था। कहाँ का निवासी था? ये मोरक्को का। इसको भी आप याद रखें, परीक्षा में आएगा सवाल। और इब्न बतूता की एक पुस्तक है रहेला किसकी पुस्तक है? ये इब्न बतूता की पुस्तक है। ह्वेनसांग किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। इब्न बतूता दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसको भी आप याद रखें। अब दोस्तों आपको याद होगा फायान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, यानी कि आपको उसको विक्रमादित्य भी बोल सकते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि फायान किसके समय आया था, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय या दोस्तों विक्रमादित्य आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि द्वितीय जैन संगति कहां पर आयोजित हुई थी? आपके दोस्तों आपके सिलेबस में बौद्ध संगति, जैन संगति देखी हुई है। दोस्तों आपके सिलेबस में बौद्ध संगति, जैन संगति और सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक पीरियड, ये चारों टॉपिक देखे रखे हैं। टेंशन मत लीजिएगा, सारे सवाल मैं आपको यहां से रिवीजन करा दूंगा 8 से 10 दिनों के अंदर। बस आप उसको शेयर करते चलिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि जो क्लास मैं डालूं सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच जाएं। अगर हम बात करें अगले सवाल की, तो द्वितीय जैन संगति कहां पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र, वल्लभी, वैशाली, राजगृह। दोस्तों आपको बता दें ये द्वितीय जैन संगति ये कहां पर हुई थी? ये वल्लभी में हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। पहली वाली जैन संगति कहां पर हुई थी? ये दोस्तों पाटलिपुत्र में हुई थी, पहली वाली। आपको याद रखना है, पहली कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में। दूसरी कहां हुई थी? वल्लभी में हुई थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं जैन धर्म को लेकर। दोस्तों जैन धर्म हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म के अंदर कुल दोस्तों 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने? 24 तीर्थंकर हुए हैं। दोस्तों पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, ये पहले तीर्थंकर थे। दोस्तों 23वें कौन थे? 23वें थे पार्श्वनाथ। मैं आपको वो सवाल नोट करा रहा हूं जो आपकी परीक्षा में आते हैं। फालतू का ज्ञान आपको नहीं लेना है, आपको दोस्तों केवल अपने एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़नी है। और दोस्तों 24वें कौन थे? महावीर स्वामी जी थे, आपको याद होगा। ये सब सवाल दोस्तों आपको नोट करके रखने, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। अब दोस्तों जैन धर्म से एक सवाल पूछा जाता है कि जैन महावीर स्वामी ने अपना पहला शेष किसको बनाया था? जमाली को बनाया था। किसको? जमाली को। ये इनके दामाद थे। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। और महावीर स्वामी की जो बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। और दोस्तों जो महावीर स्वामी हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। इसको भी आप याद रखेंगे, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे हुए थे? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में आपको सवाल देखने को मिलेगा। यहाँ से मैं आपको 3 से 4 ऐसे सवाल बताऊंगा जो दोस्तों आपको बार बार कंफ्यूज करते हैं। दोस्तों बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे वो किस भाषा में लिखे हुए थे? प्राकृत, पाली, संस्कृत, अपभ्रंश। तो दोस्तों आपको बता दें बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ थे ये पाली भाषा में थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब यहां से एक सवाल और पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कौन सी भाषा में दिया? तो दोस्तों बच्चे तुरंत प्राकृत भाषा लगा देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा। महावीर स्वामी ने दोस्तों जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दोस्तों पाली भाषा में ही दिया था। लेकिन यहां से एक सवाल और बनेगा कि दोस्तों जो जैन धर्म है, जो जैन ग्रंथ हैं वो कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? वो दोस्तों प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। इनको आप नोट करेंगे। जो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे। लेकिन महावीर स्वामी ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दोस्तों पाली भाषा में दिया था। अब दोस्तों एक सवाल आपको बताना है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए हैं? श्रावस्ती में।
श्रावस्ती में दिए, इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों आपको याद होगा भारत का सिराज ए हिंद किसको कहते हैं, ये जौनपुर को कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश का बहुत ही फेमस दोस्तों शहर है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, जौनपुर। आपने मिर्जापुर दोस्तों मूवी देखी होगी, मिर्जापुर 2, उसमें दोस्तों जो मुन्ना भैया होते हैं वो किसका कंट्रोल लेने जाते हैं, जौनपुर का, आपने देखी होगी, बहुत ही लल्लन टॉप पिक्चर है, आपने देखी होगी। अगर दोस्तों अगर हम बात करें भारत का सिराज ए हिंद किसको कहते हैं, ये जौनपुर को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली, बहुत ही अच्छा सवाल है। चेनाब नदी, रावी नदी, सरस्वती नदी, झेलम नदी। दोस्तों नोट करके रखिएगा, भारत में जो वैदिक सभ्यता है वो दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आपको याद होगा रावी नदी, इसको वेदों में क्या कहा गया, परुष्णी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रावी नदी को वेदों में क्या कहा गया है, ये दोस्तों परुष्णी नदी कहा गया है। दोस्तों झेलम नदी को क्या कहा गया, वितिस्ता, वितिस्ता, वितिस्ता कहा गया। और चेनाब नदी को अस्कनी, अस्कनी। ये सब दोस्तों इनके पुराने नाम हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि चेनाब नदी को वेदों में क्या कहा गया, अस्कनी कहा गया है, झेलम नदी को वितिस्ता कहा गया है, और रावी नदी को परुष्णी कहा गया है। और दोस्तों गाय को वेदों में क्या कहा गया है, गाय को कहा गया अगन्या, अगन्या। और दोस्तों सतलुज नदी, सतलुज, सतलुज नदी को दोस्तों सतुद्री, शतुद्री नदी कहा गया है वेदों के अंदर। ये वो सवाल हैं जो दोस्तों आपको याद रखने हैं, मोस्ट रिपीटेड सवाल होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा वेद वेद त्रय के अंतर्गत नहीं आता है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। दोस्तों आपको बता दें ये अथर्ववेद, ये दोस्तों वेद त्रय के अंतर्गत इसको नहीं काउंट करते हैं। आपका ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, ये सबके सब दोस्तों वेद त्रय के अंतर्गत आते हैं, इसको भी आप याद रखें। अब यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपका ऋग्वेद होगा। मंत्रों का उच्चारण कौन से वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। संगीत का उच्चारण कौन से वेद में मिलता है, सामवेद में मिलता है। और दोस्तों ये जादू टोने का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। अब दोस्तों आपको बताना है वेदांग, वेदांग कितने होते हैं, वेदांग होते हैं 6। अब दोस्तों आपको बताना है पुराण कितने होते हैं, पुराण, पुराण दोस्तों आपके होते हैं 18। ये सवाल कुछ हैं जो आपको याद रखने, परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, यहाँ से मेरे दोस्तों 5 से 6 सवाल मैंने करंट अफेयर के लिए जो दोस्तों आपको याद रखने हैं। हम डेली का डेली करंट अफेयर भी दोस्तों यहाँ से आपको बताएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। फालतू के सवाल दोस्तों यहाँ पर डिस्कस नहीं किए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपके भविष्य का सवाल है, इसको नोट करके रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा, उत्तर कोरिया में, दक्षिण कोरिया में, या दोस्तों अमेरिका में। दोस्तों आपको याद रखना है दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र ये कहां पर होने वाला है, ये दोस्तों आपका दक्षिण कोरिया में होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसको आप अपने आप से जरा एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे कि इसका आंसर उत्तर कोरिया होगा कि दक्षिण कोरिया होगा। थोड़ा सा माइनर सा कंफ्यूजन है, इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे, उसके बाद इस आंसर को आप ऑथेंटिक मानेंगे। जहां तक दोस्तों 99% इसका आंसर दक्षिण कोरिया ही होगा। ये दोस्तों सैमसंग कंपनी के द्वारा इसका दोस्तों निर्माण किया गया है। कौन सी कंपनी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे, सैमसंग, सैमसंग कंपनी के द्वारा दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र स्थापित किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूल पशुपालक सांख्यिकी 2022 में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। इसका आंसर उत्तर प्रदेश मत लगाकर आइएगा। दोस्तों आपको बता दें मूल पशुपालक सांख्यिकी 2022 के में दोस्तों एक डाटा जारी किया गया, उसके अनुसार सबसे दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा बन चुका है, ये दोस्तों राजस्थान बन चुका है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दूसरे नंबर पर कौन है, उत्तर प्रदेश है। अब दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको और बताता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए महाराष्ट्र है, ये दोस्तों मांस उत्पादन में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मांस उत्पादन में दोस्तों पहले स्थान पे कौन है, महाराष्ट्र। अंडा उत्पादन बताइए, अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश। ऊन उत्पादन में दोस्तों कौन है, ये राजस्थान। ऊन उत्पादन कौन है, राजस्थान। उत्तर प्रदेश की एक योजना है पंचामृत योजना, पंचामृत योजना। पंचामृत योजना का संबंध किससे है, ये दोस्तों गन्ने की फसल से संबंधित है पंचामृत योजना। इसको आप ध्यान में रखेंगे, परीक्षा में सवाल बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक सवाल दोस्तों यहाँ से उत्तर प्रदेश से मुझे अभी और याद आ रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लता मंगेशकर चौक कौन से, दोस्तों लता मंगेशकर चौक, लता मंगेशकर चौक, इसका उद्घाटन दोस्तों कहां पर किया गया, इसका उद्घाटन दोस्तों अयोध्या में किया गया। कहां पर,
अयोध्या में किया गया है, इसको भी आप याद रखें, परीक्षा में सवाल बन सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन की शुरुआत भारत और किस देश के बीच में हुई है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, रूस। तो दोस्तों आपको याद होगा जहां पर मैत्री का वर्ड आया था तो तुरंत बांग्लादेश मारिएगा आंसर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। रूस की दोस्तों राजधानी कौन सी है? मॉस्को। अब दोस्तों आपको याद होगा बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। कौन सी है? टका। अफगानिस्तान की कौन सी है? अफगानी है, बच्चे बच्चे को पता है। दोस्तों म्यांमार की कौन सी है? म्यांमार। म्यांमार की दोस्तों मुद्रा कौन सी है? तो आपको याद रखना है क्यात। क्यात जो है म्यांमार की मुद्रा है, इसको भी आप याद रखें, परीक्षा में सवाल बन सकता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। WHO पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इंदौर, बेंगलुरु, अहमदाबाद। दोस्तों आपको बता दें WHO पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 इससे किसे सम्मानित किया गया? तो आप नोट करके रखिएगा, बेंगलुरु को किया गया। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको याद रखना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला सवाल है कि सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात, वाराणसी, मध्य प्रदेश। दोस्तों नोट करके रखिएगा, जो सौराष्ट्र तमिल संगम है इसका आयोजन किया गया है गुजरात में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन अगर आपसे यही सवाल पूछ ले, काशी तमिल संगम, काशी तमिल संगम इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? ये वाराणसी में हुआ है। अब वाराणसी तो जो आपको याद आ रहा होगा SCO, ये वो सवाल है जो आपको नंबर दिलाएगा। दोस्तों SCO दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में आई थिंक इसकी स्थापना हुई थी, और वर्ष 2004 में दोस्तों इसका नाम संघाई सहयोग संगठन पड़ा था। और दोस्तों आपको बता दें, ये दोस्तों इसका नौवां मेंबर कौन बन चुका है SCO का? ये दोस्तों ईरान बन चुका है। इसका नौवां मेंबर कौन बन चुका है? ईरान इसका नौवां मेंबर बन चुका है। और दोस्तों आपकी जानकारी के बता दें, SCO ने अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया है? ये दोस्तों बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी को बनाया है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि स्लॉथ वियर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 10 जनवरी, 7 सितंबर, 12 अक्टूबर, 16 सितंबर। चारों डेट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, चारों के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाते हैं? ये दोस्तों 12 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि ये 2022 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें ऑप्शंस को लेकर, 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। अगर हम बात करें 7 सितंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस ये कब मनाते हैं? 7 सितंबर को। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों 2022 में ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और दोस्तों इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस, इसको क्या कहते हैं? इंटरपोल कहा जाता है, इसको कहते हैं इंटरपोल। इसको कहते हैं इंटरपोल। और इंटरपोल इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसकी स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इंटरपोल को ही अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? 1923 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? लियोन में स्थित है। कहां पर? लियोन। और ये लियोन स्थान कहां पर स्थित है? ये फ्रांस में स्थित है। और इंटरपोल की 90वीं बैठक, इसका आयोजन कहां हुआ? अपने भारत देश में हुआ, नई दिल्ली में हुआ। इसीलिए सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें 16 सितंबर की, तो बच्चा बच्चा जानता है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। अब दोस्तों आपको याद होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये कब का है? 1987 का है। ये दोस्तों ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। अब एक सवाल आपको दोस्तों होमवर्क का सवाल है, आपको बताना है ये ओजोन परत ये दोस्तों किस मंडल में पाई जाती है? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। ये कुछ सवाल थे जो दोस्तों आज की क्लास में मैंने यहां पर कवर किए। सारे सवाल आपके सिलेबस को देखकर और दोस्तों उसको ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि जो आने वाली क्लासेस के अपडेट्स हैं आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और दोस्तों जो होमवर्क का सवाल है उसका आंसर आपको कमेंट कर जरूर बताना है।